नमस्कार, मैं रवि कुमार। आज स्वागत करते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट में। आज हम विश्लेषण करेंगे राजनीतिक पहलुओं का, क्योंकि अभी माहौल कुछ गर्मा-गर्मी का है। राजनीतिक कुछ उधेड़-बुन चल रही है हरियाणा के अंदर। तो आज हम बात करने जाएंगे एक राजनीतिक पहलू पे, जिसके लिए हमने हमारे गेस्ट को इनवाइट किया है, जो कि है पंकज जैन जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समझ रखते हैं राजनीतिक पहलुओं की। तो चलिए आज इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र सोनीपत और गोहाना के अंदर। तो चलिए सबसे पहले पंकज जैन जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। नमस्कार। नाम आपने बता ही दिया है, पंकज। और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करने का काफ़ी कुछ अनुभव मिला है सोनीपत क्षेत्र में ही। और पूरा हरियाणा में भी काम करने का अवसर मिला है और पूरा एक एक विधानसभा में घुमा हुआ हूँ। जी। और मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र सोनीपत है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं, ये आप कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी? ये कॉलेज से, कॉलेज में जैसे विद्यार्थियों में संगठन काम करते हैं, तो ऐसे ही मैं भी एक दो संगठन में जुड़ के लोगों के लिए उनकी बातों को समझना, आवाज उठाना। कॉलेज में तो छात्रों के लिए था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो है ना आदत में, तो इसलिए ये अब जब तक मैं रहूंगा, जब तक चलने वाला है ये काम तो। नहीं, ये काफी सही चीज है। अगर किसी भी यूथ को लगता है कि वो देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ऐसे आगे आके उन्हें काम करना चाहिए। हम अप्रिशिएट करते हैं सर आपके काम को। तो चलिए हम अब अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अब पूरे हरियाणा के ऊपर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो दो विधानसभा क्षेत्र हैं, सोनीपत और गोहाना, इनके ऊपर एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे और जिसके अंदर हम इनसाइड जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो दो मेन स्ट्रीम है, बीजेपी और कांग्रेस, इनके अंदर क्या कुछ अभी रुझान आपको देखने को मिल रहा है कि चुनावी माहौल किसकी तरफ झुकाव ज्यादा ले रहा है? देखिए, हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर हुए हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। जी। और धीरे धीरे हम भी जो लोक बागों से, जो मतलब आम पब्लिक से पता चल रहा है कि अभी लगभग लगभग कांग्रेस और बीजेपी का अच्छा माहौल है। और किन्हीं विधानसभाओं में कांग्रेस को ज्यादा रुझान मिल रहा है और कुछ विधानसभाओं में बीजेपी को ज्यादा रुझान मिल रहा है। अभी तक ऐसा देखने में आया है। अभी धीरे धीरे 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता ही लग जाएगा। वो तो हमारे दर्शक बाद में देख ही लेंगे, लेकिन अभी क्या चुनावी माहौल चल रहा है? क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से? हाँ, मुद्दे अभी जो हैं, बीजेपी जो लेके चल रही है कि हमने विकास कार्य किए हैं पूरे प्रांत में, सड़कें काफी सारी बनवा दी हैं, मतलब जाल बिछा दिया है सड़कों का। रेलवे में हरियाणा के कई सारे स्टेशन हैं जिन पे नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। हम्म। और ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो जैसे बिजली, तो बिजली में इन्होंने मतलब जो है कि लगभग लगभग 18 से 22 घंटे शहरों में, और गांव में भी लगभग लगभग 15 से 18 घंटे बिजली देने का कार्य अभी चल रहा है प्रदेश में। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये जो काम चल रहा है, ये अभी चुनावी ड्यूरेशन में ही ऐसा कुछ हुआ है चेंजेस, या पहले से ही ये सर्विसेज दी जा रही है? नहीं, ये सर्विसेज तो सरकार आने के बाद 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी, नवंबर 2014 में पहली बार। तो तब से ही वो लगातार करते करते, ये तो काम ऐसे है ना कि एकदम से चुनावी माहौल में तो नहीं हो पाते। हम्म। ये धीरे धीरे करने से ही होते हैं, और इन कामों में कहीं ना कहीं गति होती मिलती हुई भी दिख रही है। कांग्रेस के क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जो बीजेपी को डिफीट दिला सकते हैं? कांग्रेस के थोड़े से चुनावी मुद्दे अलग हैं। उन्होंने, उनका कहना है कि जो सरकार चल रही है उनका अधिकारियों पे
कहीं भी कोई दबाव नहीं है। आम पब्लिक को अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हम्म। एक मुद्दा उन्होंने भ्रष्टाचार का बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि कई जगह सरकार के कुछ अफसर जो हैं वो थोड़े से निकम्मे घोषित हुए हैं, और दो चार जगह कहीं ना कहीं पैसे वैसे लेने के भी मामले, रजिस्ट्रियों में, जमीनों में कहीं ना कहीं मामले आए हैं। और इसके अलावा उनका मुद्दा ये है कि जो विकास इस सरकार ने करवाया है वो उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था, उसको आगे इन्होंने गति दी है। तो उनका भी ठीक है मुद्दे तो। अब पब्लिक को देखना है कहाँ किसका रुझान कैसे क्या ज्यादा रहता है। मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, अभी तत्कालीन जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस से ही है, दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में। तो उनकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं जो कि काउंटर करेंगे बीजेपी के मुद्दों को? हम अभी जिस विधानसभा की बात करेंगे तो सोनीपत और गोवाना, जी। तो इसमें दोनों कैंडिडेट जो जीते हुए हैं वो कांग्रेस से ही विधायक हैं। जी। सोनीपत में सुरेंद्र पवार हैं, और गोहाना से हैं जगबीर मलिक। जी। अ, ये दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी का कैंडिडेट भी compete करेगा। जनरली ये होता है कि कांग्रेस के जो मुद्दे होते हैं वो बीजेपी की जो गलतियां हुई है उनको उठाते हुए करते हैं, लेकिन अभी इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट तो कांग्रेस की ही तरफ से हैं। तो ये जो मुद्दे उठाए जाएंगे, ये एग्जिस्टिंग जो अ, विधायक हैं वो तो कांग्रेस की तरफ से ही हैं। तो क्या कुछ यूनिक मुद्दे उठाए जाएंगे जो डिफीट दे सकते हैं बीजेपी को? अब क्या है कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष के विधायक जीते हुए हैं। जी। अब ये तो पक्ष वालों को अपना काम मजबूत करना पड़ेगा, तो उनको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि गोहाना और सोनीपत जो सड़क है वो भी 6 लेन की बनने जा रही है, तो वो दिखाएंगे। इसके बीच में 2-3 फ्लाईओवर भी बन चुके हैं, और ये गोहाना से होता हुआ सोनीपत और दिल्ली जाने वाला रोड भी, वो भी लगभग 6 से 8 लेन का इन्होंने बना दिया है, उस पर काम चल रहा है। तो दोनों ही विधानसभा के प्रत्याशियों को अपनी बातें पब्लिक के सामने रखनी पड़ेंगी, और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अभी 1 महीना है, तो 1 महीने में अगर ये पब्लिक के सामने अपनी बातें रखते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। अ, अभी हम बात करते हैं दोनों विधानसभा के ग्राउंड लेवल पे जो आम जनता है उनके बारे में। उनके क्या कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अभी इस बार के चुनाव में वोट करने जाएंगे? हाँ, अगर सोनीपत विधानसभा की जैसे बात करते हैं, शहरी विधानसभा है, तो उस पे अभी जो आम जन में जो चर्चा है वो है कि सीवरेज की जो समस्या है, क्योंकि सोनीपत में क्या है कि अभी सीवरेज जो है ना, थोड़ा सा 1980 के आसपास बने थे, वो तो काफी हद तक पुराने हो चुके हैं, तो उसकी सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती। तो कुछ मोहल्लों में पानी भराव की मतलब उसके कारण थोड़ी समस्या है। और एक क्या है कि जैसे पानी की जो सप्लाई है, हम्म। तो उसमें भी कुछ गलियों में, कुछ कॉलोनियों में दिक्कत है। और अगर हम विकास की बात करें, सरकार के कार्य की बात करें, तो लगभग लगभग सोनीपत में 4 से 5 सड़कें निर्माणाधीन हैं, और लगभग लगभग 3 से 4 लिंक रोड जो हैं वो बन चुके हैं। सोनीपत स्टेशन का काम चला हुआ है, और पार्कों का काम भी सरकार ने करवाया है पिछले 10 साल में। एजुकेशन पे मैं कुछ जानना चाहूंगा कि दोनों विधानसभा क्षेत्र की एजुकेशन लेवल में क्या कुछ समानताएं हैं और अभी उनके ऊपर क्या कुछ काम किया जाना बाकी है? एजुकेशन में तो 2014 से पहले ही कई बदलाव हुए थे, क्योंकि 2004 के बाद जब प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई थी, तो 10 साल
उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया है और उनकी सरकार ने भी शिक्षा में काफी काम किया है। उन्होंने प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो है वो सोनीपत के राई में जमीन खरीद के वहां कई विश्वविद्यालयों को आने के लिए प्रेरित करने का कार्य उन्होंने किया। और दो कॉलेजों का जो एक सोनीपत उसमें लगता था, उसको दीनबंधु छोटू छोटू राम यूनिवर्सिटी जो प्रौद्योगिकी बनाई उन्होंने, और एक जो है यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई गोहाना क्षेत्र में खानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय, जी। प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर में, और मेडिकल कॉलेज को विस्तार किया उन्होंने अपने उसमें। और अभी भी उस पर मतलब जो है काम चल ही रहा है। इन 10 सालों में भी राई में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 2 से 3 नए विश्वविद्यालय आ चुके हैं। और लगभग लगभग अगर हम सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत में 15 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रही है। जी। जैसा कि अभी बारिश का माहौल है और आपने बताया कि सीवरेज और ड्रेन सिस्टम की काफ़ी सारी फेलियर्स देखने को मिल रहा है। ये इस मौसम में काफ़ी आम भी बात हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं कि जब ये मौसम स्टार्ट होते हैं तब जाके हमारे नगर निगम, नगर पालिका काम करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका कोई प्रोटोटाइप और कुछ इस मॉडल पे काम नहीं किया जाता कि बाद में इस संभावना ना क्रिएट हो। तो अभी साफ सफाई के मुद्दे कितने बढ़ चढ़कर चुनावी माहौल के अंदर उकेरे जाएंगे और उसके बाद में फिर चुनावी समीकरण को उसमें चेंज करने की कोशिश की जाएगी। ये थोड़ा सा तो रहेगा, क्योंकि अभी जो है मानसून का सीजन चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या तो रहती है। अब वो कुछ बारिश के कारण से भी रहती है और कुछ सीवरेज की समस्या के कारण से रहती है। और ये तो पहले से मतलब कोई भी जो है निगम के कर्मचारी हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, वो देखने में है कि पिछले मतलब कई वर्षों से पहले से उस पर कोई काम नहीं करते, तब सीजन शुरू होता है वो तभी उस पर काम करते हैं। तो ये दिक्कत या जो है मुद्दा तो खैर बनता ही है लोगों के लिए और रहता ही है, क्योंकि ये जो है ना दिक्कत रहती है कॉलोनी वासियों के लिए। तो जैसा कि अभी कांग्रेस विधायक हैं तत्कालीन, तो क्या उनके ऊपर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं इन मुद्दों को लेकर? हाँ, कहीं ना कहीं उनको ब्लेम किया जा सकता है। और सोनीपत तो निगम है, तो सोनीपत नगर निगम में मेयर भी कांग्रेस से जीत के आए थे, हालांकि अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, निखिल मदान जी। तो उनका काम तो बनता ही था कि इस कार्य को सुचारू रूप से करवाएं, लेकिन सुचारू रूप से तो नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं मतलब जो है शहरवासियों के लिए दिक्कत तो रहती है बारिश के मौसम में। नहीं तो इसका बीजेपी को कुछ एडवांटेज मिल सकता है इस बार चुनावी समीकरण में? देखो, अभी 1 महीना पूरा पूरा है, उससे 1-2 दिन ज्यादा ही है। अगर वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और अगर बारीकी से बातचीत कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जरूर वो इस मुद्दे को बुना पाएंगे। जी। बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि बीजेपी से रुष्ट होके किसान आंदोलन हुआ था और काफी सारा किसानी दल जो कि हरियाणा से ही बिलोंग करता है, काफी सारे लोग आहत हुए थे उस इंसिडेंट को लेके। मुद्दे कुछ भी हो सकते थे उस टाइम पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिलेगा इस चुनावी समीकरण में। जी, कहीं ना कहीं किसान जो है वो सरकार से नाराज तो है। अब वो चाहे फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर हो, अ, या जैसे यमुना के किनारे के खेत हैं, जैसे उनका बारिश में कटाव हो जाता है उसको लेकर हो। अब मानसून में पानी भरने की समस्या भी यमुना से लगते हुए यमुना नगर में, करनाल में, कुरुक्षेत्र वगैरह में तो उनकी दिक्कत रहती है। और गोहाना विधानसभा तो वैसे ही किसान बहुल क्षेत्र है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से अपनी नाराजगी प्रदर्शित करता रहा है। और अभी भी नाराजगी उसमें बनी हुई है किसान वर्ग में। तो अगर कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन का मुद्दा छेड़ा जाए तो उनको एडवांटेज दे सकता है।
और बीजेपी को डिफीट का एक कारण बना सकता है किसान आंदोलन। जी, अपना तो ऐसा ही मानना है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो वो जो है नुकसान ही करने के लिए है। ओके, चलिए बात करते हैं पहलवान विरोध, जो कि बॉर्डर पे पहलवान आके बैठ गए थे, क्या था वो मुद्दा और क्या कुछ अभी चुनावी हालात को चेंज कर सकता है अगर ये कांग्रेस की तरफ से उठाया जाए तो? ये कोई मुद्दा आम पब्लिक का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो राजनीति से प्रेरित है। बॉर्डर पे जो बैठना है, अब ठीक है, उनके अगर मन में कोई बातचीत आई है या कहीं ना कहीं से उनको कोई प्रेरणा मिली होगी, किसी न किसी से बातचीत हुई होगी, तो वो तो उस बात को तो वही ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन क्या है कि सभी को पता है, लोग अखबारों के माध्यम से भी ओलंपिक हुआ है, तो सरकार इसमें निष्पक्ष रूप से उन्होंने काम किया है, और कोई मतलब जो है ना, किसी पहलवान के साथ उन्होंने ईमानदारी ना दिखाई हो, ऐसा प्रदेश की जनता को या हमारे को नहीं लगता। क्योंकि अब चुनावी माहौल है और प्रदेश की जनता ही फैसला करेगी कि कौन प्रतिनिधि चुन के उनके पाले में आएंगे। तो अगर पहलवान विरोध का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है तो क्या कांग्रेस आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाएगी? हाँ, कांग्रेस इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लेके चल रही है, क्योंकि अभी ओलंपिक में एक जो पहलवान है, ये विनेश फोगाट जी, तो ये गोल्ड के लिए compete कर रही थी, और कहीं ना कहीं इनको अपने वेट के कारण जो पीछे हटना पड़ा, और ये फाइट से ही बार होगी, बाउट ही नहीं हुई इनकी फिर। तो जब ये भारत पहुंची तो इनको कांग्रेस दल से समर्थन मिला, और कहीं ना कहीं ये मतलब जो है कि बीजेपी के विरोध में काम करने के लिए प्रेरणा इनको मिल रही है। जी। अ, काफी टाइम पहले एक मुद्दा उकरा था अग्निवीर का, क्योंकि ज्यादातर जो अग्निवीर ज्यादातर आर्मी के लोग हैं वो हमारे हरियाणा प्रदेश से निकलते हैं। तो उनके दिमाग में अभी भी वो क्या आक्रोश है अग्निवीर को लेके जो इस चुनावी माहौल को बदल सकता है? हाँ, सेना में जाने के लिए हरियाणा प्रदेश से काफी नौजवानों की संख्या रहती है, और अग्निवीर कहीं ना कहीं आमजन के लिए एक मुद्दा है, और ये ऐसा मुद्दा है कि जो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान करेगा, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अग्निवीर के मुद्दे पर जो आमजन है वो सरकार से अपनी नाराजगी प्रदर्शित करते रहे हैं, और अभी भी वो इस मामले पर नाराज हैं सरकार से। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश में भी काफी जगह पे देखा जाता है। और इस बार के चुनाव में ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, जो कि हमें एब्सोल्युटली लगता है कि कांग्रेस द्वारा उठाया ही जाएगा, इसके लिए कांग्रेस की क्या कुछ रणनीतियां हैं? अगर कांग्रेस वापस से आती है प्रदेश के अंदर चुन के, तो उनकी क्या रणनीतियां हो सकती है कि वो कैसे एम्प्लॉयमेंट करेंगे यूथ को? बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ये सभी सरकारों का रहता है पहले से ही कि वो मतलब जो है ना, इस पे काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाती, तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ नाइंसाफी इसमें हो जाती है। तो अब जौन से भी दल की सरकार बनती है प्रदेश में, तो रिक्त पड़े हुए जो पद हैं अगर उनको भरने का कार्य करती है, या फिर निजी क्षेत्र में अगर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा के, और या उनको कहीं ना कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से कोई ना कोई अपना कार्य स्थापित करने के लिए अगर वो इसको
प्रोत्साहन दे पाते हैं तो ये प्रदेश के नौजवानों के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये तो खैर सेंट्रल स्कीम है, जो कि आप बात कर रहे हैं मुद्रा योजना और PMKYC। बाकी अभी आपको नहीं लगता पंकज जैन जी कि चाहे सरकार कोई भी हो, वो केवल ब्लेम गेम ही प्ले करती है? इनके सॉल्यूशन पे कोई बात आखिर कब कोई करेगा? क्योंकि अभी जो कांग्रेस मुद्दा लेंगी वो यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का लेगी और डिफीट करने की कोशिश करेंगी बीजेपी को। बीजेपी के कुछ अपने मुद्दे हो सकते हैं जो कि कांग्रेस को डिफीट करने के लिए होंगे, लेकिन क्या कुछ मुद्दे पे आवाज उठाने से ही इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा या फिर कोई पार्टी अपना सॉल्यूशन भी सामने रखेगी? नहीं, सॉल्यूशन देने का पार्टियों का एजेंडा किसी भी चुनाव में तो देखने को मिलता है नहीं। वो सिर्फ अपनी बातें ही ज्यादातर तौर पे रखती हैं और आम जन जो है उन्हीं में से अंदाजा लगा के पार्टियों को चुनने का कार्य करते हैं। अगर पार्टियां प्रदेश के सामने या देश के सामने सॉल्यूशन रखने लग जाएं तो उसका काफी लाभ मतलब जो है प्रदेशवासियों को और जो है देशवासियों को मिलता है। तो सोनीपत से आई होप बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि वो वोट डालने से पहले क्या कुछ मुद्दे उठाएं जो कि चुने हुए जो अभी जिनको टिकट मिल जाएगी, कुछ प्रतिनिधित्व होंगे अपने अपने पार्टी के, उनके सामने क्या कुछ सॉल्यूशन पे बात की जा सकती है? क्या उन्हें कौन से सॉल्यूशन के लिए डिमांड करनी चाहिए, उसके बाद में फिर सुनिश्चित करके फिर वोट डाल के आना चाहिए? देखिए, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र काफी अच्छा विधानसभा क्षेत्र है और एकदम समझदार और पढ़े लिखे लोगों का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन फिर भी बस लोगों ने जो चुना है वो ठीक ही चुना है और अभी भी जो चुनेंगे वो बिल्कुल अपने विवेक और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही चुनेंगे। बस यही ध्यान में रखना है कि जिस प्रतिनिधि को, जिस भी पार्टी के प्रतिनिधि को हम चुनने जा रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है और सोनीपत क्षेत्र के लिए उसने कितना कार्य किया है और किसी उसमें भ्रष्टाचार वगैरह में संलिप्त तो नहीं है, आम लोगों तक उसकी कितनी पहुंच है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान अगर रखते हुए हम वोट करेंगे तो विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। पंकज जैन जी, मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा वापस से इसी प्रश्न पे। क्या वोट डालने से पहले हमारे जो वोटर्स हैं उनको नहीं पूछना चाहिए कि जिनको वो वोट डालने वाले हैं उनकी तरफ से क्या सॉल्यूशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट को लेके? क्योंकि कल को ये मुद्दे वापस से बन जाएंगे, पार्टी ही चेंज होगी, पार्टी चेंज होने से मुद्दे चेंज नहीं हो पाएंगे अगर सॉल्यूशन पे काम नहीं हुआ तो वोट डालने से पहले अपना जो कि बेस कीमती वोट है, अमूल्य वोट है, सब अपना अपना वोट डाल के आएंगे और कोई ना कोई रिजल्ट तो उसका आना ही है, चाहे वो अपने फेवर में आए चाहे अगेंस्ट में आए, लेकिन मुद्दे स्टिल वहीं की वहीं होंगे। तो क्या वोट डालने से पहले कि आम जनता की भी एक भागीदारी नहीं बनती कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने विधायक बनने वाले विधायकों से ये पूछे कि वो क्या सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं और किन सॉल्यूशंस को लेके वो अपने चुनावी मुद्दे को जीतने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, इन बातों पे विचार तो करना चाहिए और ये आमजन की बात है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटा जा सकता। और हम तो यही अपनी बात को रखेंगे कि भाई इन बातों पे विचार करके ही वो जो है प्रत्याशी को चुनने का कार्य करें। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा जो भी सोनीपत है, गोहाना या फिर जहां भी इलेक्शन होते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, तो जब भी इलेक्शन माहौल बने या बन रहा हो, तो उस टाइम पे जो भी प्रतिनिधि बन के आए या बनने के लिए अपनी दावेदारी घोषित करे, आप उनसे जरूर बेझिझक होकर पूछिए, क्योंकि ये आपके भविष्य को सुनिश्चित करते हैं, आपके प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है इसके लिए काफी अहम भूमिका निभाएगा। आपके पहले मुद्दे ये होने चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट क्या करने वाले हैं, ना कि सामने वाले ने क्या किया था, क्योंकि वो टाइम जा चुका है, अब उसको पीछे जाके चेंज किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो अब आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करते हैं और सामने जिनको भी जिताना चाहते हैं उनके दिमाग की प्लानिंग वो समझना चाहते हैं, तो उनसे बेझिझक आपको पूछना भी चाहिए, ताकि आप भी अपने दिमाग में ये समझ पाए कि कौन सी चीजें उनके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी, क्या उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट या फिर उनके नुकसान हो सकते हैं।
तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप उनसे ये पूछें और उनको घेर ले। देखिए आप जनता है, जनार्दन है, आपके अंदर वो ताकत है। इलेक्शन के बाद में कोई नहीं आता, ना आपके पास कोई वापस आएगा, लेकिन इलेक्शन से पहले जो बेसिक मुद्दे हैं कुछ कसौटी पे कसिए, उसके बाद में आप वोट करने जाइए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी इस चैनल के थ्रू आपको ये बताने की। तो चलिए हम पंकज जैन जी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। पंकज जैन जी, क्या कुछ जातीय समीकरण बन सकते हैं अभी हमारी गोहाना और सोनीपत के अंदर? क्या कुछ फेरबदल हो सकता है इसके अंदर जो चुनावी समीकरण को चेंज करे? हाँ, ये भी आम लोगों में इसका थोड़ा सा रहता ही है। और क्योंकि गोहाना विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ इसका थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। और अभी भी जो विधायक हैं जगबीर मलिक जी, तो क्योंकि गोहाना विधानसभा में ज़्यादातर लोग जो हैं वोट देने वाले वो मलिक गोत्र से ही हैं, तो इसीलिए वो अपना ही विधायक चुनना चाहते हैं और उसका कहीं ना कहीं असर रहता है, ये है। तो किस पार्टी का रुझान आपको दिख रहा है अगर जातीय समीकरण हम व्यवस्थित करें तो? एक बार अभी पार्टियों के प्रत्याशी अभी तय नहीं हुए हैं, अगर तय हो जाते हैं तो फिर इस पे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बातचीत कर पाएंगे। चलिए हमारे कुछ यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आज कवर किए इस पॉडकास्ट के अंदर। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या कुछ और ज्यादा आप डिटेल में जानना चाहते हैं प्रदेश के अंदर हुए अभी चल रहे हालात के बारे में, या फिर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं जो कि हम हमारे चैनल के थ्रू स्प्रेड आउट करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और लास्ट में जाते जाते मैं पंकज जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ ऐसे सुझाव हमें पेश करें जो हमारे एक वोटर के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुनने के लिए। तो पंकज जैन जी, आपसे लास्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा समय के अभाव के कारण, फिर हम अपने इस पॉडकास्ट में ताकि हम लोगों के बेसिक प्रॉब्लम को कनेक्ट करके उनके सॉल्यूशन पर बात कर पाए। वो ऐसे क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे एक बार विचार विमर्श जरूर किया जाना चाहिए किसी भी वोटर के द्वारा? वोट डालते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कैसा है, उसकी लोगों तक पहुंच कितनी है, उस पर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा तो नहीं चल रहा है, और कितना वो काम करवाने में समर्थ है, या अगर कितना उसने काम अभी तक करवाया है, कितना वो लोगों की बातों का अगर कॉलोनियों के विषय में बात की जाए तो उनका निपटान करने में कितना सक्षम हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। अगर इस प्रकार की बातों का हम ध्यान रखते हुए वोट डालते हैं तो हम काफी हद तक अपने क्षेत्र की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मुद्दे अक्सर छूट जाते हैं चुनावी गर्मा गर्मी में जो उठाए जाने चाहिए, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी लोगों द्वारा उठाए जाने चाहिए? देखिए, शहरी क्षेत्र में तो कॉलोनियों की साफ सफाई और गलियों में पीने के पानी की सप्लाई कॉलोनियों में, और ये बारिश में जो पानी के ब्लॉकेज की जो दिक्कत है ये, और एक हरियाणा के शहरों में जो है ना गंदे नाले पे काम चला हुआ है, तो गंदे नाले वगैरह की समस्या जो है, इस प्रकार की दिक्कत रहती हैं, ये बनी ही रहती हैं समस्याएं। और ग्रामीण क्षेत्र में हैं जैसे ये पशुओं के पीने के लिए साफ स्वच्छ जल की व्यवस्था, यानी कि जोड़ की सफाई, नहरों की सफाई, और पेड़ पौधे, स्वच्छ वातावरण, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा भी गांव में रहे। तो इस तरीके की ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं, और इनको हम कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रख पाते वोट डालते हुए, तो इन पे ध्यान हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही रखना चाहिए। क्योंकि बुनियादी चीजें हैं और बुनियादी चीजें हमेशा काम आती है। तो आप इन चीजों को तो ध्यान में रखें ही, साथ में ऐसे लीडर को चुने जो कि आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित हो पाए। तो चलिए इसी के साथ में इस पॉडकास्ट को हम
समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम हमारे आने वाले अगले पॉडकास्ट में उन कुछ चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चंस को पुट ऑन करें और हमारे आने वाले गेस्ट से आपके लिए पूछें और आपसे साझा करें। तो चलिए, मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा।